इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री फोटोमीट्री अच्छा सुनने में तो काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन ये काफ़ी सादा असूल पर मबनी होती है। फर्ज करें कि हमारे पास दो सोल्यूशन मौजूद हैं जिसमें कोई सल्यूट मौजूद है। जैसे ये सोल्यूशन नंबर 1 है, फिर ये सोल्यूशन नंबर 2 है। फर्ज करें कि हमारे बीकर की चौड़ाई एक जैसी है। इसे सोल्यूशन नंबर 1 और इसे सोल्यूशन नंबर 2 कहा है हमने। अब फर्ज करें कि सोल्यूशन नंबर 1 में सोल्यूट की मिकदार कम है। ये यहाँ पानी की लाइन मौजूद है, इसके पास सोल्यूट कम है। हम कहते हैं कि ये पीला है या हमें पीला पीला दिखाई दे रहा है, इसमें सोल्यूट कम है। फिर फर्ज करें कि सोल्यूशन नंबर 2 में सोल्यूट ज्यादा है, लिहाजा यहाँ सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, फिर ये कम कॉन्सेंट्रेशन। अब आइए सोचते हैं कि अगर हम इन बीकर्स में से हर एक में कुछ रोशनी गुजारे तो फिर क्या होगा। चलिए फर्ज कर लें कि हम इस वेवलेंथ की रोशनी या लाइट बीकर पर डाल रहे हैं, जो कि खास तौर पर सिर्फ इस सॉल्यूट के लिए हसास या स्पेसिफिक है जो इसमें हल हुआ है। लेकिन अभी भी सिर्फ आम तौर पर बात करना चाहूंगी मैं। तो हम यूं कहेंगे कि फर्ज करें कि हमारे पास यहाँ कुछ इंटेंसिटी की लाइट मौजूद है। आए इसे इंसिडेंट इंटेंसिटी कह देते हैं। तो मैं इसे I0 से जाहिर करूंगी। ये हो गई कुछ इंटेंसिटी। अब अगर ये रोशनी इस बीकर के दूसरी तरफ से यानी यहां से बाहर निकल जाए तो फिर क्या होगा। अच्छा, तो इससे होगा क्या कि इसमें से कुछ रोशनी को हमारे बीकर के अंदर मौजूद छोटे मॉलिक्यूल्स जज्ब कर लेंगे, इसलिए आपको बीकर की दूसरी तरफ कम लाइट मिलेगी। तो मैं इस इंटेंसिटी को I1 से जाहिर कर देती हूँ। अब इस सूरत में अगर हम इस बीकर में रोशनी की इस जितनी ही मिकदार डालें या इस बीकर को इतनी ही इंटेंसिटी की रोशनी से गुजारें या इतनी ही इंटेंसिटी की रोशनी को इससे गुजारें, तो तब क्या होगा। इसका जवाब यह है कि चूंकि रोशनी इस बीकर के जरिए से गुजर रही है, तो इसलिए रोशनी की मजीद मिकदार इसमें जज्ब हो जाएगी, ये मजीद मॉलिक्यूल से टकराएगी। चूंकि यहाँ सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है, लिहाजा जब सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो इस सूरत में जो रोशनी बीकर की दूसरी तरफ से निकलती है, इसकी इंटेंसिटी जिसे हम I2 कह देते हैं, ये इंटेंसिटी कम होगी जो कि यहाँ से बाहर मुंतकिल हो रही है। इस सूरत में I2 इंटेंसिटी कम होगी, ये इंटेंसिटी I1 से कम होगी। अगर आपके पास एक ऐसा बीकर मौजूद हो जो इससे दुगना चौड़ा हो और फर्ज करें कि इसमें मौजूद कॉन्सेंट्रेशन इस बीकर नंबर 2 में मौजूद सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी हो, तो हम इस बीकर को बीकर नंबर 3 कह देंगे। इसकी कॉन्सेंट्रेशन इस बीकर नंबर 2 की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। मैं इन्हें एक जैसा बनाने की कोशिश कर लेती हूँ। अब अगर आप इसमें से रोशनी को गुजारें तो फिर कुछ रोशनी इसमें से गुजर जाएगी और कुछ इसमें जज्ब हो जाएगी। जो रोशनी बाहर निकलेगी, जिसे आप देखेंगे कि इसकी इंटेंसिटी को हम I3 कहेंगे। तो अब आपके ख्याल में क्या होगा। देखिए, है तो ये एक जितनी ही कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इस रोशनी को इस कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा फासला तय करना होगा। तो एक बार फिर ये रोशनी ज्यादा मॉलिक्यूल से टकराएगी और इस रोशनी का ज्यादातर हिस्से को इस सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जज्ब कर लेंगे और इस तरह कम रोशनी मुंतकिल होगी। लिहाजा I1 के मुकाबले में I2 कम है और I3 तो सबसे कम होगा। और अगर आप इन्हें देखें तो इससे सबसे कम रोशनी मुंतकिल होगी और इसमें सबसे ज़्यादा रोशनी मुंतकिल होगी। लिहाजा अगर आप यहाँ से देखें तो जैसे अगर आप अपनी आंख को यहाँ इस पोजीशन पर रख दें तो ये यहाँ सबसे हल्का रंग होगा, यहाँ आपकी आंखों पर सबसे ज़्यादा रोशनी आएगी। यहाँ थोड़ा गहरा रंग होगा और यहाँ सबसे ज़्यादा गहरा रंग होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप किसी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं, जैसे अगर आप पानी में किसी भी चीज़ को थोड़ी सी मिकदार में डिज़ोल्व करते हैं, तो ये तब भी काफ़ी शफाफ या ट्रांसपेरेंट होगा। अगर आप पानी में किसी चीज़ को ज़्यादा मिकदार में हल या डिज़ोल्व करते हैं तो ये ज़्यादा ओपेक होगा। और अगर वो कप या वो बीकर जिसमें आप सोल्यूशन ले रहे हो वो थोड़ा और लंबा या बड़ा हो, तो तब भी ये सोल्यूशन मज़ीद ओपेक होगा। अब इतनी वीडियो के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री के पीछे मौजूद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल ये है कि ये सब कारामद कैसे है, हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं।
अच्छा, तो इसका जवाब ये है कि आप असल में इस मालूमात को जानकर कि कितनी रोशनी मुंतकिल हुई है और कितनी रोशनी आपने इसमें डाली है, इसके ज़रिए आप सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हकीकत में मालूम कर सकते हैं। इसलिए हम इसके बारे में केमिस्ट्री के तनाजुर में बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इस मालूमात के ज़रिए कॉन्सेंट्रेशन मालूम करें और मैं आपको अगले वीडियो में इसकी मिसाल दिखाऊं, मैं आपको कुछ इस्तिलाहात से मुतारिफ करवाना चाहती हूँ जो कि इस बात को नापने में मदद करती है या वाज़े करती है कि ये कितना कॉन्सेंट्रेटेड है या कितनी रोशनी इससे मुंतकिल हुई है और कितनी रोशनी इसमें डाली गई है। तो सबसे पहले मैं ट्रांसमिटेंस की तारीफ बयान करूंगी। अब जिन लोगों ने इसकी तारीफ को बयान किया था वो इसे यूं लेते हैं कि देखिए, हमें इस बात की फिक्र करनी होगी कि हमने कितनी रोशनी इसमें डाली और इसमें से कितनी मुंतकिल हुई, तो इसलिए हम ट्रांसमिटेंस को रेशियो के तौर पर ही बयान करते हैं। तो इस मिसाल में नंबर 1 बीकर की ट्रांसमिटेंस इतनी होगी जितनी रोशनी हमने इसमें डाली थी। यहाँ इस बीकर में ट्रांसमिटेंस बराबर होगी इतनी रोशनी की मिकदार जो हमें यहाँ मिली, और हम इसे पे डिवाइड कर देंगे इस रोशनी की मिकदार से जो हमने इसमें डाली थी। और जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ ये कम होगा, I2 के मुकाबले में I1 कम होगा, तो नंबर 1 बीकर के मुकाबले में इसकी ट्रांसमिटेंस कम होगी। चलें इसे ट्रांसमिटेंस नंबर 2 कह लेते हैं। ये ट्रांसमिटेंस नंबर 1 है और ट्रांसमिटेंस नंबर 3 हम इस रोशनी को कहेंगे जो हमें बाहर मिलेगी, और फिर हम इसे इस रोशनी से डिवाइड कर देंगे जो अंदर जाएगी। ये मिकदार सबसे कम होगी तो इसकी ट्रांसमिटेंस सबसे कम होगी, ये ज़्यादा ओपेक है। इसके बाद फिर ये और इसके बाद फिर ये। अब एक और तारीफ है जो ट्रांसमिटेंस की ही डेरिवेटिव है और ये ट्रांसमिटेंस से ही माखूज है या ट्रांसमिटेंस से ही इस तारीफ को निकाला गया है जिसे अब्जॉर्बेंस कहते हैं। इसके ज़रिए हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये जज्ब करने में कितना अच्छा है। ये इस चीज़ को नापता है कि कोई भी चीज़ रोशनी मुंतकिल करने में कितनी अच्छी है, और अब्जॉर्बेंस हमें ये बताती है कि कोई भी चीज़ रोशनी जज्ब करने में कितनी अच्छी है। ये दोनों एक दूसरे के बरअक्स हैं। जिसकी ट्रांसमिटेंस ज़्यादा होगी वो जज्ब अच्छा नहीं करेगा, यानी कि इसकी अब्जॉर्बेंस कम होगी। जिसकी अब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी वो रोशनी जज्ब कर लेगा और रोशनी मुंतकिल नहीं करेगा, इसलिए फिर इसकी ट्रांसमिटेंस कम होगी। तो सब कहते हैं कि ये एक दूसरे के बरअक्स हैं। अच्छा, तो अब अब्जॉर्बेंस को नेगेटिव लॉग ट्रांसमिटेंस से बयान किया जा सकता है। एब्जॉर्बेंस बराबर है नेगेटिव लॉग ट्रांसमिटेंस के और इसका लॉगरिथम की बेस 10 है। या देखिए, हमने पहले ही ट्रांसमिटेंस को यूं बयान किया था कि यह बराबर होती है इस रोशनी के जो मुंतकिल हुई डिवाइडेड बाय इस रोशनी के जो हमने इसमें डाली। लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि हम नेगेटिव लॉग ट्रांसमिटेंस ले लें। इस तरह अगर ट्रांसमिटेंस ज़्यादा या बड़ी तादाद में होगी तो एब्जॉर्बेंस कम या छोटी तादाद में होगी। ये बात मानी खेज भी है, अभी ही हमने इसके बारे में समझा। अब इसके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसके मुतल्लिक एक लॉ या कानून पाया जाता है जिसे बियर लैम्बर्ट कहते हैं। आप इस लॉ की तस्दीक भी कर सकते हैं, लेकिन हम अगली वीडियो में इस बियर लैम्बर्ट लॉ को तफसील से पढ़ के इस्तेमाल करेंगे। मैं इस कानून की तारीख तो नहीं जानती, लेकिन ये मुझे यकीन है कि किसी बियर नामी शख्स के नाम पर ही मबनी है। बियर लैम्बर्ट लॉ ये हमें बताता है कि अब्जॉर्बेंस रास्ते की लंबाई के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि रोशनी की को सॉल्यूशन में कितनी दूर जाना है तो ये प्रोपोर्शनल होता है रास्ते की लंबाई के ज़रबे कॉन्सेंट्रेशन के। आमतौर पर हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोलैरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या इसे कहने का दूसरा तरीका ये है कि हम कहें कि अब्जॉर्बेंस बराबर है किसी कांस्टेंट के, या कांस्टेंट आमतौर पर इस तरह का लोअर केस में एप्सिलॉन होता है। ये कांस्टेंट सवाल में दिए गए सोल्यूशन या सल्यूट और हमें सवाल में जो कुछ दिया गया हो जैसे दर्जा हरारत और दबाव या प्रेशर, ये कांस्टेंट इस सब पर मुनसर करता है। अच्छा, अब ये बराबर है कांस्टेंट ज़रबे कॉन्सेंट्रेशन ज़रबे इतनी लंबाई जिससे इसे गुजरना है। यहाँ मौजूद ये चीज़ कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसके इंतहाई मुफीद होने की वजह ये है कि फ़र्ज़ कीजिए यहाँ ये एक एक्सिस है और यहाँ मैं कॉन्सेंट्रेशन की पैमाइश कर रही हूँ। ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस है और हम इसे मोलैरिटी में नाप रहे हैं। फर्ज करें कि मोलैरिटी 0 से शुरू हो रही है और आप जानते हैं कि ये 1, 2, 3 वगैरह वगैरह तक जा सकती है। फिर यहाँ हम एब्जॉर्बेंस की पैमाइश कर रहे हैं। आप वर्टिकल एक्सिस पर अब्जॉर्बेंस नाप सकते हैं। फर्ज करें कि आपके पास कोई सोल्यूशन मौजूद है और आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी मालूम है जो कि 0.1 मोलर है, तो मैं मोलर को जाहिर करने के लिए m लिख दूंगी।
پھر آپ اس کی ابزاربنس ناپتے ہیں تو آپ کو یہاں کچھ نمبر ملتا ہے. تو جب آپ اس کی ابزاربنس کی پیمائش کرتے ہیں تو آپ کو اس کی ابزاربنس ملتی ہے. یہ کم کانسنٹریشن ہے, اس نے اتنا جذب نہیں کیا. یہاں آپ کو کچھ نمبر ملے گا. فرض کریں کہ یہ 0.25 ہے. اور پھر فرض کریں کہ آپ ایک اور ایسا سلوشن لیتے ہیں جس کی کانسنٹریشن آپ کو معلوم ہو. یعنی فرض کریں کہ آپ 0.2 مولر کانسنٹریشن لیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کہیں گے کہ او دیکھو, اس کی ابزاربنس یہاں 0.5 ہے. تو یہ 0.5, یہ 0.25. اب یہ چیز آپ کو کیا بتاتی ہے کہ ان کے درمیان ایک لینئر ریلیشن شپ موجود ہے. کسی بھی کانسنٹریشن کے لیے ابزاربنس ایک لائن پر موجود ہوگی. اور اگر آپ الجبرا کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو آپ پائیں گے کہ ایپسلون ضرب لینتھ ایک ڈھلان یا سلوپ کی شکل میں ہوگا. لیکن یہاں سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں ایک لائن موجود ہے, یہاں آپ کے پاس ایک لائن ہے. اس کی کارآمد ہونے کی وجہ جاننے کے لیے آپ تھوڑا سا الجبرا یہاں استعمال کر سکتے ہیں کہ اس لائن کی ایکویجن سے, یا آپ صرف گرافک طور پر اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے کانسنٹریشن معلوم تھی, اور اس کے ذریعے سے میں یہ معلوم کر سکتی ہوں کہ اس کی ابزاربنس کیا ہے. تو فرض کریں کہ ہمارے پاس نامعلوم کانسنٹریشن کا سلوشن موجود ہے, اور اس کے ذریعے آپ یہاں اس کی ابزاربنس نکال سکتے ہیں. فرض کریں کہ یہ 0.4 ہے. پھر آپ صرف یہاں اس لائن پر جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کانسنٹریشن یہ ہونی چاہیے. یہاں جو بھی نمبر ہوگا یہ اس کی کانسنٹریشن ہوگی. آپ اسے ناپ بھی سکتے ہیں, یا آپ حقیقت میں اسے الجبرا کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں. اور اس طرح یہ یہاں 0.2 مولر کے بھی کافی قریب ہے. یہ 0.2 مولر سے تھوڑا سا کم ہے. دراصل اگلی ویڈیو میں ہم اس کی ایک مثال بھی پیش کریں گے.